Good evening, everyone. How are you all? माय नेम इज मोहम्मद मुबीन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट की आज आज हम मैराथन क्लास करेंगे, जहां पर हम यूनिट 2 और यूनिट 5 की जो प्रॉब्लमैटिक यानी कि जो एग्जाम में आपके जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसके ऊपर आप डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो साथों साथ मैं कुछ यहाँ पर मेरे थियरी आंसर्स ऑब्वियसली आप सभी को मिल गया होगा, और जिस जिसको नहीं मिला वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो साथ ये ऑब्वियसली ये जो हमारी है ये पूरे थ्योरी आंसर्स है। यानी कि देखिए एग्जाम पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 यूनिट्स पढ़ेंगे, मिनिमम 2 यूनिट्स। ठीक है। तो उसके बेसिस के हिसाब से आपको जो बेस्ट लग रहा है उसके हिसाब से आप ये यूनिट्स और ये आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है। ये आंसर्स 90 टू 99% एक्यूरेसी है। दिस आंसर्स, ये जो आंसर्स मैंने क्राफ्ट किए हैं, ये एज पर एक्सपीरियंस के हिसाब से, एज पर प्रीवियस पेपर पैटर्न के हिसाब से इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के जो प्रॉब्लम्स है। यूनिट 2 के प्रॉब्लम्स आपको दो तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। यूनिट 2 में आपको यूनिट 2 में आपको दो तरीके से प्रॉब्लम, एक जो सिलेबस में है हमारे मशीन के प्रॉब्लम्स है। ठीक है। अब मशीन आपको सिलेबस में मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 है ऑब्वियसली, हाँ कि ना। अब ये मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 है। हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन 2 एंड मशीन 3। ठीक है। 1 2 3 आपके सिलेबस में है, तो 2 एंड 3 हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन में आपको जॉब्स एंड मशीन दे दिया जाता है, अब देखिए आज का सेशन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट इन डिटेल। ठीक है। कि ये कहाँ से वैल्यू आई, ये कहाँ से वैल्यू आई, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, आपको कुछ बेसिक सी चीज मालूम होनी चाहिए। दैट्स द रीजन मैं यहाँ पर उतनी हर एक चीज आपको डिटेल में नहीं बता सकता। पर हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, उसका आंसर आता या नहीं आता, वो आज हम सीखेंगे। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वो वैल्यू किस तरीके से आती है, हम यह डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन द डीप फॉर्मेट में जाना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैराथन क्लास है, रिवीजन क्लास है। क्लियर? तो यहाँ पर जॉब एंड मशीन दिया जाता, यानी कि 2 मशीन्स एंड 3 मशीन्स आपको क्वेश्चन में दिया जाता। अगर 2 मशीन्स का दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब मशीन 3 का अगर मशीन 3 अगर क्वेश्चन में देगा तो मशीन 3 हम पहले कन्वर्ट करेंगे मशीन 2 में। मशीन 2 में कन्वर्ट करने के बाद ऑब्वियसली मशीन 2 और मशीन 3 का हम फाइंड करेंगे जॉब सीक्वेंसेस। ठीक है। जॉब सीक्वेंसेस हम फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से हम करेंगे, देखिए। चलिए मैं सीधा प्रॉब्लम ही शुरू कर देता हूं, आपको भी समझ में आ जाएगी किस तरीके से हमें करना है। ठीक है। अब देखिए जो मेरी पीडीएफ में है वो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा कुछ रेडीमेड तैयार करा है, क्योंकि टाइम भी मैराथन क्लास में अब हमसे हर एक चीज हम लिख नहीं सकते। ठीक है। तो दैट्स द रीजन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्राफ्ट ऑलरेडी कर लिया था, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ मेक कर लिया था, तो उसमें हमको आसानी भी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए अब देखिए। 7 jobs are to be processed on 2 machines A and B in order. ठीक है। Each machine can produce only one job at a time. एक मशीन एट a टाइम वन जॉब ही कर सकती है। द प्रोसेस टाइम ये हमारा आवर में है, आर एस फॉलोस। अब देखिए मशीन जॉब 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया गया, मशीन ए के जॉब अवर्स में दे दिया गया, और मशीन बी के भी पूरे अवर्स में दे दिया गया। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड द जॉब सीक्वेंसेस। अब वो किस तरीके से करेंगे, अब आगे क्वेश्चन और है। सजेस्ट द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब एंड द टोटल elapsed टाइम, ऑल्सो कंप्यूट द आइडल टाइम ऑफ बोथ द कंपनीज। ठीक है। यानी कि आपको बोथ द कंपनीज के आइडल टाइम भी आपको साथों साथ करना है। अब किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए। पहले फर्स्ट स्टेप मैं ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करूंगा। क्या करूंगा? ऑप्टिमल सीक्वेंस। ऑप्टिमल सीक्वेंस करने से पहले आपको देखना चाहिए स्टार्टिंग जो है हमारी मशीन ए मशीन बी। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस शुरू करने से पहले आपको एक चीज लिखना होगा कि मशीन ए हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगी और मशीन बी आपके राइट हैंड से शुरू होगी। क्लियर? पहला स्टेप आपका क्लियर होगा। यानी कि जो मशीन ए है हमारी, वो मशीन बी है हमारी राइट हैंड साइड से, और राइट टू लेफ्ट जाएगी, और मशीन ए टू लेफ्ट टू राइट जाएगी।
फर्स्ट थिंग क्लियर। और नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करना है। ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस किस तरीके से आपको फाइंड कर सकते हैं आप? ऑप्टिमल जॉइंट शुरू करेंगे आप मशीन ए के मिनिमम वैल्यू और मशीन बी की मिनिमम वैल्यू हम चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि ओवरऑल मशीन ए मशीन बी में आपको जो वैल्यूज दिया गया था मशीन ए मशीन बी में से लीस्ट वैल्यू चेक करेंगे। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू हियर? यहाँ पर 10 12 13 7 14 5 16 15 11 8 9 6 7 16 दिया। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू हियर? ऑब्वियसली द लीस्ट वैल्यू हियर इज 5, ठीक है। तो 5 किसका है? यहाँ पर मशीन ए का है, हाँ कि ना? तो मशीन ए के 5 पे जॉब कितना है? 6 है। मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 6 लिख दूंगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये 5 हो गया हमारा। 5 जैसा होगा हम ये क्या कर देंगे, जॉब 6 पूरा चले जाएगा, फिर से हम रिपीट नहीं कर सकते जॉब 6, ठीक है। अगेन देखिए 5 के बाद ये 5 हो गया हमारा, देन 5 के बाद क्या है चेक कीजिए, 10 15 6, यानी कि ऑब्वियसली हमारा है 6, ठीक है। यहाँ पर 6 है और कहीं 6 है नहीं है, तो ये किस पे है हमारा? बी पे है। तो बी पे देखिए ये 6 है हमारा, 6 किसके है? बी पे। पर इसका जॉब कितना है? 5 है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर 5 लिख दूंगा। क्लियर? यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? 5 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए 6 के बाद क्या है हमारा? 6 के बाद क्या है देखिए, 6 के बाद है हमारा 7 है। अब देखिए 7 में यहाँ पर टाई है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, हाँ कि ना? पर ये 7 हम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने जॉब 6 एलोकेट कर लिया था, फिर से रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर 7 है, तो हम क्या कर देंगे, ऑब्वियसली 4 ले लेंगे। यानी कि मशीन ए है, मशीन ए पे 7 आ रहा है, पर उसका जॉब कितना है? बोलिए जॉब कितना है? 4 है। तो हम क्या कर देंगे, जॉब 4 एलोकेट यहाँ कर लेंगे। वैसे ही 7 के बाद क्या है, ऑब्वियसली ये चला गया, जॉब 5 भी चला गया हमारा, अभी हमने किया था ना यहाँ पर जॉब 5। अब नेक्स्ट क्या था हमारा? 7 के बाद आएगा 8। 8 में चेक कीजिए, 8 किस पे है हमारा? यहाँ पर 8 है, राइट। 8 मशीन बी पे है, पर इसका जॉब कितना है? 3 है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। नेक्स्ट देखिए ऑब्वियसली हमारा 8 हो गया, तो ये हो जाएगा क्रॉस। अब बचा कितना? जॉब 1 जॉब 2 जॉब 7। ऑब्वियसली यहाँ पर 3 और बचे हुए हैं, तो जॉब 1 जॉब 2 जॉब 7 देखिए, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 7 में से लीस्ट, यानी 8 हो गया हमारा। 8 के बाद क्या था? 9। 9 तो ऑब्वियसली 4 चला जाता। देन 1 2 एंड 7 में से लीस्ट देखिए, 10 है, 11 है, 12 है, 15 है, 16 है, 16 है। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑब्वियसली 10 ले लूंगा, ठीक है। 10 जॉब 1 पे है, तो मैं यहाँ कर दूंगा 1, तो ये भी चला गया। बचा क्या? अभी जॉब 2 बचा और जॉब 7 बचा, हाँ कि ना? जॉब 2 बचा, जॉब 7 बचा, हाँ कि ना? हाँ। तो जॉब 2 में लीस्ट वैल्यू कितनी है? 12 एंड 11, यहाँ पर 16 है, तो 11 इज द लीस्ट वैल्यू। 11 किस पे? बी पे, तो इसका कितना है? 2 है, तो मैं सिंपल लिख दूंगा यहाँ पर 2। देन ऑब्वियसली रिमेनिंग क्या बचा हमारा? 7 बचा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए टोटल मशीन है, मशीन बे में से फर्स्ट हम लिस्ट वैल्यू चेक करेंगे। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू? इज 5। 5 किस पे था? वो मशीन ए पे था। मशीन ए का जॉब कितना है? 6 है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। 5 के बाद था हमारा 6। 6 किस पे? मशीन बी पे है, हाँ कि ना? जॉब कितना है उसका? 5, मैंने लिख दिया 5। नेक्स्ट 6 के बाद था 7, यहाँ था 7, यहाँ था, पर ऑलरेडी हमने जॉब 6 ले लिया था। अभी हम ले लेंगे 7। 7 किस पे? जॉब ए पे है। जॉब ए का नंबर क्या है? 4 है, हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट 7 हो गया, 8 है, 8 यहाँ पर ए। 8 का जॉब मशीन कितना है? बी है, बी पे 8 जॉब कितना है? 3, हमने 3 लिख दिया। क्लियर? देन 8 के बाद क्या था? 9 था। अब देखिए 9 में यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये कर दिया था, तो हम नहीं ले सकते। रिमेनिंग था हमारा 10। अब 10 यहाँ पर एक है, तो जॉब 1 है, तो जॉब 1 में हम लिख देंगे यहाँ पर जॉब 1, हाँ कि ना? लिख दिया। देन 10 के बाद ऑब्वियसली ये चला जाएगा, अब ये बचा और ये बचा था। देन इसमें लिस्ट वैल्यू थी हमारी 11। 11 किस पे था हमारा? जॉब बी पे था, तो हम लिख देंगे 2, यानी कि 11 से 2 ये आ जाएगा, जॉब 2 आ जाएगा, मशीन बी आ जाएगी, यहाँ पर आ गया 2। क्लियर? उस तरीके से हम हर एक प्रॉब्लम के सीक्वेंस हम फाइंड करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम लिख देंगे सीधा सीधा जो हमारे जॉब सीक्वेंस थे, यानी से आप लाइन से लिख दीजिए जॉब सीक्वेंस। जॉब सीक्वेंस आप लाइन से लिख दीजिए, 6 4 1 7 2 3 एंड 5। क्लियर? हाँ कि ना?
ठीक है। अब इसके बाद याद रखिए जो आपके इन टाइम होती है ना, इन टाइम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी आपकी इन टाइम? हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। याद रखिए इन टाइम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। क्लियर? अब देखिए जॉब 6 से जॉब 6 पे मशीन ए की वैल्यू कितनी थी, यानी मशीन ए का आवर कितना था। जॉब 6 यहाँ है, मशीन ए का आवर है 14। कितना है? 14। हाँ कि ना? जॉब 6 है, मशीन ए की वैल्यू देखिए एक बार, जॉब 6 है ना, हाँ सॉरी, जॉब 6 है, मशीन ए की वैल्यू है 5। ये 4 है, ये 6 है। जॉब 6 है, मशीन ए की वैल्यू है 5। मैं लिख दूंगा यहां पर सिंपल एस 5। ठीक है। अब होगा क्या, जो मशीन बी की इन टाइम है वो मशीन ए की आउट टाइम होगी, यानी कि मशीन ए का काम खत्म हुआ, वो सीधा सामान जाएगा मशीन बी में। तो जो हमारा आउट टाइम था मशीन ए का, वो सीधा जाएगा मशीन बी का, बी में इन टाइम बनेगा, यानी कि हो जाएगा 5। हाँ कि ना? हाँ। अब यहाँ पर आउट टाइम है, यानी कि 6 का आउट टाइम चेक कीजिए एक बार आप। देखिए 6 का आउट टाइम मशीन बी का ये हमारा है 7। अब हम डायरेक्टली 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि इन टाइम प्लस आउट टाइम आपको करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा ये सिंपल हमारा 5 प्लस 7। कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 हमारा? ये हो जाता 12। क्लियर? अब ये जो 5 है हम शुरू करेंगे, ऑब्वियसली हम किससे शुरू करेंगे? 5 से ही शुरू करेंगे, यानी कि 5 आवर्स को खत्म हुआ, हम 5 को शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर एलोकेशन देखिए, यहाँ पर 4 है, हाँ कि ना? यहाँ पर 4 है, तो 4 के जॉब में ए की वैल्यू कितनी है? 7 है कि नहीं है? तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल 5 प्लस 7। कितनी वैल्यू थी हमारी 5 प्लस 7? कितनी होगी? 12 होगी। तो मशीन ए की जो हमारी आउट टाइम है वो हमारी हो जाती इन टाइम। क्लियर? हाँ यस सर, हमारी इन टाइम हो गई, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 प्लस मशीन 4, ऑब्वियसली जॉब 4 है ना, जॉब 4 का मशीन भी कितना होता? जॉब 4 का मशीन बी है हमारा 9। क्लियर? हाँ कि ना बाबा? ये हो जाएगा हमारा 9। तो 12 प्लस 9 हो जाएगा 21। ठीक है। अब ये देखिए यहां पर मैं जो 12 आया था मैंने 12 लिख दिया। 12 आने के बाद जॉब 1 पे मशीन ए की वैल्यू थी हमारी 10, तो 12 प्लस 10 ये हो जाएगा मेरा 22। अब देखिए यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि विच वैल्यू इज ग्रेटर, यानी कि यहां पर 21 है, यहां पर 22 है, तो आप क्या लेंगे? बोलिए बोलिए क्या लेंगे आप? ऑब्वियसली 22, यानी कि ये दो वैल्यू जहां पर है आपके, वो दो वैल्यूज में से आपके, मैं यहाँ पर एक हाईलाइट भी कर देता हूँ, क्योंकि आप जब रिविजन करोगे आपको समझने भी आएगा। ये 21 है, यहाँ 22 है, तो यहाँ पर 21 22 में से हाईएस्ट वैल्यू लेंगे आप। ठीक है। अब हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी? यहाँ पर 22 है, 22 लिख दिया हमने। ठीक है। 22 लिखने के बाद 22 प्लस जॉब 1 की, यहाँ देखिए जॉब 1 की हमारी कितनी है? जॉब 1 की बी 15 है, राइट? तो 22 प्लस 15 हम यहाँ लिख देंगे 15। तो 22 प्लस 15 हमारा होता 27। हाँ कि ना? 27 होता कि 37 होता बाबा? 37 होता। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया था मैंने। ठीक है, 37। नेक्स्ट रिपीट कीजिए वैसी। अब ये हो जाएगा 22 इन टाइम इसका, 22 प्लस जॉब 7 का मशीन ए की वैल्यू 16। कितने? 22 प्लस 16 हमारी होती है 38। हाँ कि ना? अब ये 37 और 38 में से कितना बड़ा है? ऑब्वियसली 38 बड़ा है, तो ये 38 आ जाएगा। अब 38 प्लस जॉब 7 की वैल्यू कितनी थी? 16 थी, तो 38 प्लस 16 कितना जी? 54। हाँ कि ना? चलिए वैसे ही जॉब 2, यानी कि पूरा इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। जॉब 2 की वैल्यू ये अब 38 आ गई ऊपर से, यानी कि यहां से आके 38। 38 आने के बाद जॉब 2 की वैल्यू कितनी है? जॉब 2 की मशीन ए की वैल्यू है 12। 38 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 38 40 50 हो जाएगा, राइट? हाँ कि ना? अब चेक किए यहाँ पर देखिए, अगेन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर 54 है, यहाँ 50 है। हाँ कि ना? यहाँ 54 है, यहाँ 50 है, तब क्या लेंगे? हाईएस्ट वैल्यू लेंगे 54। तो 54 प्लस जॉब 2 की वैल्यू कितनी थी? 54 प्लस जॉब 2 की वैल्यू थी 11, राइट? मैं लिख दूंगा 11। तो 54 प्लस 11 विल बी अवर 65। हाँ कि ना? देन यहाँ पर अगेन 50 लिख दीजिए। 50 लिखने के बाद
जॉब 3 की वैल्यू कितनी थी हमारी? जॉब 3 की वैल्यू थी मशीन ए की, जॉब 3 की मशीन ए की वैल्यू थी 13, 50 प्लस 13 विल बी 63, हाँ कि ना? देन देखिए अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 63 है। हाईएस्ट वैल्यू लीजिए आप, हाईएस्ट वैल्यू लीजिए, हमारी है 65। तो 65 प्लस जॉब 3 में बी की वैल्यू कितनी थी? जॉब 3 में 8 था, तो 8 हमने लिख लिया। तो 65 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। देन यहाँ पर 63, देन 63 प्लस जॉब 5 की वैल्यू कितनी है? जॉब 5 की वैल्यू है 6, हमने यहाँ लिख दिया 6। क्लियर? तो 63, नहीं नहीं, जॉब 5 की वैल्यू देखिए एक बार, जॉब 5 की वैल्यू देखिए 14 है, 6 नहीं है। ठीक है, हमने लिख दिया 14। तो 63 प्लस 14 चेक कीजिए कितना है हमारा? 77। वैसे ही यहाँ पर 73 और 77 में 77 हाईएस्ट है, हाँ कि ना? देन 77 प्लस जॉब 5 पे बी की वैल्यू 6 है, ये हो जाएगा हमारा 83। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पहचाना बोला था वो? क्वेश्चन में ही सेड कि फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस। ऑप्टिमल सीक्वेंस हमने फाइंड किया, हमने यहाँ किया था ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस हो गया था। देन उसके बाद ही टोल्ड अस टू फाइंड द टोटल elapsed टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल elapsed टाइम। ये फर्स्ट हमारा है टोटल elapsed टाइम, टोटल elapsed टाइम। टोटल elapsed टाइम कितनी है? जो आपकी जो एंड वैल्यू आई थी ना, वही आपकी सीधा सीधा elapsed टाइम हो जाती 83। ये क्लियर? क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए किस तरीके से है जो आपकी वैल्यू थी। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो कंप्यूट द आइडल टाइम ऑफ बोथ द मशीन्स। आइडल टाइम ऑफ बोथ द मशीन्स, आपको दोनों के आइडल टाइम पहचानना है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? आइडल टाइम पहचानेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन का आइडल टाइम। आइडल टाइम, आइडल टाइम किसका साहब? आइडल टाइम होगा मशीन ए का, और आइडल टाइम होगा मशीन बी का। ठीक है, मशीन ए का और मशीन बी का। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल elapsed टाइम, टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल आवर्स। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला लिख देंगे तो आप अप्लाई कर दीजिए सिंपल यहाँ पर। पहले तो मैं मशीन ए लिख देता हूँ। तो टोटल elapsed टाइम अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, ये हो जाएगा 83 माइनस, अब टोटल आवर्स कहां से निकालेंगे? अब ये निकलेगा क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में पूरा ऐड कीजिए, ये पूरा ऐड कीजिए आप। 10 प्लस 12 प्लस 13, यानी कि 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 22। 22 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 16 अगर आप करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी 77। ठीक है, वैसे आप बी की वैल्यू ऐड कीजिए, तो बी की वैल्यू आपकी 15 प्लस 11, ओके 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 16, यह आपकी हो जाती है 72, हाँ कि ना? अब चलिए, तो 83 प्लस 77 कितना हो जाएगा? 83 प्लस 77 बोलिए, 83 प्लस 77, 83 माइनस नॉट प्लस, 83 माइनस 77 कितना? 83 माइनस 77 होगा 6 आवर्स। एंड वैसे ही मशीन बी करिए, मशीन बी में भी टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल आवर। तो टोटल elapsed टाइम था मेरा 83 और इसकी वैल्यू थी 72, तो ये हो जाएगा 11 आवर्स। ठीक है, तो टोटल टोटल आइडल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल आइडल टाइम मेरा हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए, 11 प्लस 6, ये हो जाता मेरा 17 आवर्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम था हमारा टू मशीन्स का। क्लियर? कितना आसान था ना? अब हम क्या करेंगे? मशीन 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, मशीन 2 करेंगे, मशीन 3 करेंगे। टू मशीन तो आपको सबको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब हम मशीन 3 करेंगे। मशीन 3 करने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं। ठीक है, कुछ चेक करना होगा मशीन 3 करने से पहले। द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, वो क्या कंडीशन होंगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका 3 मशीन जब भी पूछेगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि मिनिमम ए का फाइंड करेंगे,
मैक्सिमम बी का फाइंड करेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी मशीन ए में जो आपका आवर होगा, मशीन ए में जो आपका आवर देगा, मशीन बी में जो आपका आवर देगा और मशीन सी में जो आपका आवर्स देगा ना, उसमें से मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम पहचानना है। और मिनिमम सी का करेंगे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम ए का, मैक्सिमम बी का और मिनिमम सी का। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम ए का, मैक्सिमम बी का, मिनिमम सी का। क्लियर, पहला स्टेप हो गया। अब यहां पर आपके दो कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। दो कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन है दो में से आपको एनी वन ऑफ द सेटिस्फाई करना है, एनी वन कंडीशन, एनी वन कंडीशंस टू बी सेटिस्फाई, ठीक है, टू बी सेटिस्फाई। तो पहला कंडीशन है आपका मिनिमम ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम बी, पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन मिनिमम सी शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बी, ये आपकी कंडीशन है। अगर दो में से कौन सी भी आपको वैल्यू सेटिस्फाई कर दी जाएगी तो हमें जॉनसन एल्गोरिथम आपको फाइंड करना है, जॉनसन एल्गोरिथम। यानी कि जॉनसन एल्गोरिथम में अभी हमने जो टू मशीन्स का जो सॉल्व किया था ना, टू मशीन से हमने क्या किया था, फर्स्ट अभी सीक्वेंस, हम ऑप्टिमल सीक्वेंस हमने फाइंड किया था। ऑप्टिमल सीक्वेंस के बाद जो प्रॉब्लम था हम वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसको बोलते हैं ऑब्वियसली जॉब सीक्वेंस। अब जॉब, इसमें जॉब मशीन 3 में क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में मशीन ए मिनिमम ए मैक्सिमम बी मिनिमम सी फाइंड कर लेंगे। देन उसमें से कंडीशन दोनों में से कुछ भी एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम, जैसा हम जिस तरीके से टू मशीन्स करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो करने से पहले आपको जो 3 मशीन, सपोज ए बी सी देता जाता ना, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, हम ये 3 मशीन्स को 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो किस तरीके से करेंगे आप, ए प्लस बी हम बोल देंगे सिंपल एक्स, और बी प्लस सी हम सिंपल बोल देंगे इसको वाई। क्लियर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ए प्लस ए बी सी और 3 मशीन्स को हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे 2 मशीन्स में। किस तरीके से करेंगे, ए प्लस बी आपको एक्स बोल देंगे और बी प्लस सी हम क्या बोल देंगे, सिंपल इसको वाई बोल देंगे। क्लियर, क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। आई थिंक ये आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए मेरे पीडीएफ में आप चेक कीजिए, पीडीएफ में आपको मिलेगा कि ये मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए, चलिए पीडीएफ हम सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पढ़िए इसमें, ठीक है। फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम। आपको जॉब 1 2 3 4 5 दे दिया गया, ठीक है। मशीन ए में 8 10 6 7 11 दिया और मशीन बी में 5 6 2 3 4 दे दिया गया, 4 9 8 6 5 दे दिया गया, ठीक है। यानी कि टोटल मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। अब जब भी आपको 3 मशीन दे दिया जाता तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हम पहले कन्वर्ट करेंगे, हम पहले चेक करेंगे, स्टेप 1 हम पहले चेक करेंगे, हम पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे मिनिमम ए कितना पहला, मैक्सिमम बी कितना दूसरा, और मिनिमम सी कितना तीसरा। तो इससे मिनिमम ए कितना हो गया, मिनिमम 8 8 10 6 7 11, तो मिनिमम हो गया हमारा 6। क्लियर, और मैक्सिमम बी में चेक कीजिए, मैक्सिमम बी में 5 6 2 3 4, मैक्सिमम हो गया हमारा 5, और सी में मिनिमम हो गया 4 9 8 6 5, यानी कि हो गया मिनिमम ये। तो कंडीशंस क्या थे हमारे, कंडीशंस बोलिए क्या थे हमारे, कंडीशंस हमारी ये थी, फर्स्ट कंडीशन कि मिनिमम मिनिमम ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम बी, पहला कंडीशन था। तो हम उसको चेक करेंगे, मिनिमम ए कितना था 6 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि मैक्सिमम में मैक्सिमम कितना था हमारा 5 था ना, हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। तो देखिए 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ऑब्वियसली, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरी करने की जरूरत नहीं है, पर आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। मैंने कहा था एनी वन ऑफ द कंडीशन, पहली कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो गई, देन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए दूसरी कंडीशन भी कर देता हूं। मिनिमम सी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं पहले फॉर्मूला, मिनिमम सी शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बी, ठीक है। तो ये कैसा आ जाएगा 4 इज नॉट ग्रेटर देन, ये हो गया हमारा नॉट सेटिस्फाई,
ठीक है। अभी ऑब्वियसली नॉट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब दो में से एक तो सेटिस्फाई हो गया ना, तो हम प्रॉब्लम आगे कर सकते हैं। जो अभी अभी हमने जो यूनिट 2 किया था ना, तो यूनिट 2 हमें फिर से सॉरी मशीन 2 जो हमने सॉल्व किया था ना, वही जिस तरीके से मशीन 2 किस तरीके से सॉल्व करें वैसे ही करेंगे। पर फर्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी मशीन्स हमने यानी कि 3 मशीन्स थे, अब 3 मशीन्स को हम 2 मशीन्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो आपकी ए बी सी मशीन्स थी, हम सिंपल ए प्लस बी को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे और b प्लस सी को हम कन्वर्ट कर देंगे y में। क्लियर, हाँ कि ना? तो चलिए a प्लस बी, अब चलिए जो भी आपके मशीन थे 8 प्लस 5, यानी कि देखिए यहाँ पर 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6, 6 प्लस 2, 7 प्लस 3, 11 प्लस 4। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी, 8 प्लस 5 कर देंगे 13 हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 11 प्लस 4 15 हो जाएगा। तो आप वैसी वैल्यूज आप यहाँ पर लिख दीजिए, कितना कितना था 13, दूसरा वैल्यू था हमारा 16, तीसरा वैल्यू था हमारा 8 एंड फोर्थ वैल्यू था 10 एंड नेक्स्ट वैल्यू था 15। वैसे हम देन BNC को ऐड करेंगे। BNC में क्या था, 5 प्लस 4 इट विल बी 9, 6 प्लस 9 विल बी 15, 10, 3 प्लस 6 विल बी 9 एंड 4 प्लस 5 विल बी 9। क्लियर, अब वो वैल्यूज हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे। क्या क्या वैल्यूज थे बोलिए, 9 था, 15 था, 10 था, 9 था, 2 बार 9 आया था, ठीक है। अब चेक की, हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस करने से ये ऑब्वियसली ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस यहाँ से क्या शुरू होगा, बोलिए मुझे, यहाँ से शुरू होगा हमारा x और यहाँ से शुरू होगा हमारा y, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मशीन x और मशीन y फर्स्ट मिनिमम वैल्यू आप चेक करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन x एंड y, यानी कि 13 9 16 15, या देखिए 13 9 16 15 8 10 10 9 15 एंड 9, तो मिनिमम लीस्ट वैल्यू इज 8। तो 8 किस पे हमारा, जॉब एक्स पे, हाँ कि ना? 8 किस पे हमारा, जॉब एक्स पे है, जॉब एक्स की सॉरी मशीन एक्स पे है, तो जॉब की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल 3, ठीक है। अगेन देखिए 8 के बाद यहाँ पर चेक कीजिए 9 9 9 है, यहाँ पर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है, पहले हम देखेंगे ऑब्वियसली थर्ड चला गया था, हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ये जॉब चला जाता है, फिर से रिपीट नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आ गया बताए, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया। जब भी इस टाइप का अगर आपको सिचुएशन आएगा ना, तो करस्पॉन्डिंग में वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू मिनिमम चेक करेंगे। यानी कि 9 का 13 है, 9 का 10 है, 9 का 15 है, तो यहाँ तो टाई हो गया। टाई होने के बाद अगर आपको इस तरीके से सिचुएशन आ जाता है, तो आप ऊपर के जो ऊपर या नीचे जब भी आपको इस तरीके का, यानी कि एक्स और वाई में कभी भी इस तरीके का सिचुएशन आएगा, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू में मिनिमम चेक करेंगे। तो 9 का 13 है, 9 का 10 है, 9 का 15 है, तो ऑब्वियसली 9 का 10 हम क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग ले लेंगे। क्लियर, अब ये 9 का 10 में यानी कि जॉब 4 आ जाएगा, हाँ कि ना? ये हमारा आ गया जॉब 4, ठीक है, ये हमारा आ गया जॉब 4। जॉब 4 आने के बाद ये 4 तो जॉब चला गया। अगेन फिर से 9 है और 15 है, हाँ कि ना? 9 है और 9 है, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 13 है और 15 है, तो हम क्या कर देंगे, हम ले लेंगे जॉब 1। जॉब 1 कितना यहाँ पर आ गया जॉब 1। नेक्स्ट ये भी चला गया, अब रिमेनिंग फिर से 9 आया, ऑब्वियसली हम ले लेंगे सिंपल सिंपल, ये आ जाएगा 5, ये भी चला गया, तो रिमेनिंग हमारा सिर्फ जॉब 2 ही बचा, ठीक है, हाँ कि ना? सभी को समझ में आया ना? दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। खाली एग्जाम में कल जाके धमाल करना है बोलो आप लोगों को, ठीक है। तो इसके वैल्यूज लिख दीजिए आप, 3 2 5 1 4, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही इन टाइम आपको पहले 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इन टाइम जब आपका 0 से स्टार्ट होगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इन टाइम आपका अगेन 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। मशीन ए की जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू आएगी, इन टाइम आपका 0 से स्टार्ट होगा। चलिए, तो जॉब 3 का मशीन ए की वैल्यू चेक, मैं सिंपल क्या करता हूँ मालूम, मशीन ए मशीन बी और मशीन सी का लिख देता हूँ वैल्यू, क्योंकि बार बार ऊपर स्क्रॉल डाउन करना पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ कि ना? ठीक है, तो देखिए जॉब सीक्वेंस 3 था ना, सीक्वेंस थ्री में मशीन ए की 6 है, मशीन बी की 2 है और मशीन सी की 8 है, तो मैं लिख देता हूँ साथ में, ठीक है।
क्या था, 6 था, क्या क्या 6 था, 6 था, 6 था और 8 था ना, 6 था, 2 था और 8 था। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो जो आउट टाइम मशीन ए की होगी वो मशीन बी की इन टाइम होगी, तो ये हो जाएगा 6 अगेन। देन मशीन 2 की वैल्यू थी 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। देन मशीन बी का आउट टाइम मशीन सी का इन टाइम होगा, तो 8 प्लस यहाँ पर 8, 8 किस तरीके से आया, यहाँ देखिए मशीन सी का थर्ड पे 8 है, यहाँ देखिए मशीन सी है, थर्ड जॉब पे 8 है, हमने इसलिए 8 ऐड कीजिए, हमने 8 ऐड कर दिया गया, यानी कि आप यहाँ पर 8 लिख देंगे, यहाँ पर 8 प्लस 8 कर देंगे, ठीक है, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, पहला क्लियर। देन जो भी आपकी आउट टाइम थी नेक्स्ट इन टाइम हो जाएगी 16, 6 हो जाएगी। अब जॉब टू का मशीन की वैल्यू की देखिए, जॉब टू की यहाँ पर देखेंगे, हाँ जॉब टू की मशीन की वैल्यू है हमारी 10, ठीक है, तो 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 6 टाइम आउट टाइम इसका इन टाइम हो जाएगा मशीन बी का, तो 16 प्लस जॉब टू का बी की वैल्यू देखिए, जॉब टू की बी की वैल्यू है 6, लिख दो आप यहाँ पर 6 सिंपल, तो 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। देन 22 इसका आउट टाइम इसका इन टाइम हो जाएगा, तो चेक कीजिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 16 है, इसलिए हमने 16 लिया था, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 22 था, हम क्या करेंगे, हम 22 ही लेंगे। 22 प्लस जॉब टू पे देखिए वैल्यू, जॉब टू पे मशीन सी की वैल्यू है 9, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 9, तो 22 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 31, हाँ कि ना। अब यहाँ पर सेम लिख दीजिए 16, ठीक है, तो 16 प्लस अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ 16 प्लस जॉब 5 की वैल्यू पे ए की वैल्यू कितनी है, जॉब 5 पे ए की आवर्स कितना है, जॉब 5 पे ए का आवर है 11, 16 प्लस 11, 16 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 27, हाँ कि ना 27। अब चेक कीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ पर अब यहाँ पर 20, अभी यहाँ पर ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ पर इन टाइम इसका आउट टाइम हो गया। अब चेक कीजिए 22 में 27 कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 27 बड़ा है, तो मैं 27 ले लूंगा, प्लस जॉब 5 पे बी की वैल्यू कितनी है, जॉब 5 पे बी की वैल्यू है मेरी, जॉब 5 पे बी की वैल्यू है 4, ठीक है, उस तरीके से मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा जल्दी जल्दी। 27 प्लस 4 मेरी वैल्यू हो जाएगी 31। अब 31 मसला नहीं है, दोनों टैली हो गया, तब 31 ही ले लेंगे। 31 प्लस जॉब 5 की देखिए, अगर फिर से क्वेश्चन में देखेंगे जॉब 5 की वैल्यू है 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। अब ये 27 आप नीचे ले लीजिए 27, तो 27 प्लस जॉब 1 की ए की वैल्यू है मेरी 8, कितनी है 8 है, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए 20, देखिए जॉब 1 की 8 की वैल्यू, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, आपके पास पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। तो 27 प्लस 8 कितना होगा 35 हो गया, ठीक है। देन 31 में 35 ऑब्वियसली 35 बड़ा है, ठीक है, 35 प्लस आप जॉब 1 पे बी की वैल्यू कितनी है देखिए 35 प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा 40। देन 36 और 40 में 40 बड़ा है, तो 40 प्लस जॉब 1 पे सी की वैल्यू कितनी है, जॉब 1 पे सी की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 44, हाँ कि ना। चलिए हो जाएगा 35 प्लस जॉब 4 पे बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 35 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 42। 40 और 42 में कौन सी वैल्यू बढ़ गई हमारी, बोलिए 41 40, ये हमारी हो गई ऑब्वियसली 42। 42 में से 42 प्लस जॉब 4 पे 3 है, जॉब 4 पे बी की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 45। 45 और 44 में 45 बड़ा है, तो 45 ले लेंगे हम, 45 प्लस जॉब 4 पे सी की वैल्यू कितनी है, जॉब 4 पे सी की वैल्यू है 6, उस तरीके से हम करेंगे, तो 45 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 51। तो क्वेश्चन में पूछा कि टोटल elapsed टाइम, यहाँ देखिए टोटल elapsed टाइम और आइडल मशीन हम फाइंड करना है, तो कैसा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टोटल elapsed टाइम इज इक्वल्स टू 51 आवर्स। अब हमें क्या निकालना है, आइडल टाइम,
ठीक है, आइडल आइडल टाइम। आइडल टाइम किस किस का? आइडल टाइम मशीन ए का, आइडल टाइम मशीन बी का, आइडल टाइम मशीन सी का। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल आवर्स। टोटल आवर्स कहाँ से निकालेंगे आप? ये तो हमारा ऊपर से आ गया, राइट, ये तो हमारा क्वेश्चन से आ गया। क्लियर, हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना। हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन में से वैल्यू आ गई। ये आप सॉरी, टोटल लास्ट हमारे ऊपर से आ गई, यहाँ की यहाँ से आ गई। अब ये हमारे क्वेश्चन से निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? 51 माइनस, चलिए एक एक का वैल्यू निकाल के बोलिए, एक एक के वैल्यू। अब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 6 24 प्लस 7 प्लस 11 विल बी योर 42। वैसे ही आप दूसरा भी करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ये हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 20 32, तो 51 - 40 मेरी हो जाएगी, 51 - 40 लाइक 9 आवर्स। क्लियर? I'll use with the other pens. ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 51 - 9 आवर्स, तो कितना हो जाएगा? 51 - 49 42, तो ये हो जाएगा मेरा 9 आवर्स। सेम वैसे ही 51 - 20, ये हो जाएगा मेरा 31 आवर्स। और 51 - 32, ये हो जाएगा मेरा सिंपल 19 आवर्स। तो टोटल आइडल टाइम, ठीक है, टोटल आइडल टाइम, टोटल आइडल टाइम, तो मेरा सिंपल 9 + 31 + 19 विल बी अवर 59 आवर्स। ठीक है, क्लियर? क्लियर, बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर? हाँ, तो चलिए, ये था टोटल हमारा मशीन 2 और मशीन 3 के प्रॉब्लम्स। क्लियर? मशीन 2 में सिंपल क्या करना है, आपको पहले सीक्वेंस करना है। सीक्वेंस किस तरीके से करेंगे? आप पूरे क्वेश्चन में से लीस्ट वैल्यू चेक करेंगे, लीस्ट वैल्यू जिसकी भी आएगी उसका जॉब कितना है यहाँ डाल देंगे, और मशीन बी यहाँ से चेक होगा, मशीन ए यहाँ से हमें करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम पूरा सीक्वेंस लिख देंगे। देन मशीन जो हमारा क्या है, जो मशीन है, मशीन भी इन टाइम आउट टाइम आएगा, इन टाइम आउट टाइम आएगा। इन टाइम हमेशा मशीन ए का 0 से स्टार्ट होता है। देन जो भी 6 की जो मशीन ए की वैल्यू आवर था 5 लिख देंगे। देन 5 जो हमारा मशीन ए का आउट टाइम होगा, मशीन बी का इन टाइम होगा, तो 5 डाल देंगे हम। 5 प्लस, इस तरीके से हम पूरा सॉल्व कर देंगे। क्लियर? क्लियर? ठीक है, और देखिए टोटल elapsed टाइम आपकी जो एंड वैल्यू आएगी वो हमारी टोटल elapsed टाइम है। आइडल टाइम के लिए टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल आवर्स। टोटल आवर्स हमारे क्वेश्चन से हमारे को निकालना होगा इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका ऐड होगा 10 + 12 + 13 + 7 + 14 + 7 + 5 + 6, ये करके आपको 77 आता है, वैसे ही आपको 72 भी आएगा। क्लियर? इस तरीके से आप करेंगे। देन नाउ वी विल मूव ऑन विथ यूनिट 5। क्लियर? ठीक है, हाँ कि ना? चलिए, अब यूनिट 5 में कुछ हमें फॉर्म, अब देखिए, अब सीआर में कुछ थोड़े से अलग फॉर्मूले हैं, मेरे पास कुछ थोड़े से लाइक स्मॉलेस्ट चेंजेस है फॉर्मूलेस में। तो देखिए किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, अब देखिए मैं पहले आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, ठीक है, अब ये नोट डाउन भी कीजिए साथ में, क्योंकि फॉर्मूलेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ कि ना? तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला विल बी EOQ। EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक, EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला होगा 2AO/C, ये रूट में आएगा, ठीक है, रूट अंडर 2AO/C। ए का मतलब होता है यहाँ पर एनुअल डिमांड। क्या होता है? एनुअल डिमांड, या साथ में कंजम्पशन भी बोल सकते हैं इसको हम। क्लियर? ए का मतलब होगा एनुअल डिमांड, ओ का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सी का मतलब होता है, ठीक है, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमेशा याद रखिए ये कैरिंग कॉस्ट है, यानी कि आपको परसेंटेज में आपको कभी इन्वेंट्री देगी तो जो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, सपोज आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया,
ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आपकी सपोज 10 है, ठीक है। अब आपको कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का आपको 10% ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको क्वेश्चन में बोल दिया। तो किस तरीके से आप कैरिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे, 10 इंटू 10% करेंगे, आपकी आती 0.1 सपोज अराउंड, ठीक है। 0.1 आ गई, 0.1 नहीं आती, फोकस ईयर, वो आपकी वैल्यू आती 1, ठीक है। तो 10 इंटू 10% आपकी वैल्यू हो गई 1, इसको बोलते हैं हम कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया, यानी अगर आपको सपोज होल्डिंग कॉस्ट दे दिया, तो इसको आप अजम्पशन कर लेंगे होल्डिंग कॉस्ट एज ए कैरिंग कॉस्ट। तो आपका फॉर्मूला था 2AO/C। दूसरा फॉर्मूला आपका है, दूसरा फॉर्मूला है परचेज कॉस्ट। क्या है बोलिए, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट की वैल्यू कितनी है भाई, बोलिए। परचेज कॉस्ट की वैल्यू है आपकी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, परचेज कॉस्ट की वैल्यू है आपकी एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ए का मतलब होगा एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। और सीओएम का ऑब्वियसली आपको तो मालूम है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 3 है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये फॉर्मूला पहले आना होगा आपको, जब भी आप समझ सकेंगे वो किस तरीके से है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता ई ओ ए बाई ई ओ क्यू, मैंने ई ओ क्यू लिख दिया, सॉरी, ये होगा ए बाई ई ओ क्यू इंटू ओ। ऑब्वियसली एब्रीवेशन आपको मालूम है किस तरीके से है। और नेक्स्ट है टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट का ई ओ क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू सी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि व्हाट इज टोटल कॉस्ट, ठीक है, व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट, तो आप क्या कर देंगे, परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, हम सिंपल कर देंगे, क्लियर। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो है आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी पूछता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपको पूछा तो सिंपल क्या कर देंगे, ए बाई ई ओ क्यू कर देंगे, तो आपको आ जाता ईयरली नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्लियर। अभी पहले हम इसके इसके ऊपर हम प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझने आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अ कंपनी यूजर्स एवरी मंथ 1500 यूनिट्स ऑफ अ कंपोनेंट कॉस्टिंग 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट याद रखने का, 1.20 है, तो यहाँ पर मंथ है, तो पहले हम मंथ को क्या कर देंगे, हम ऑब्वियसली ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ईच परचेस कॉस्ट यानी कि परचेस ऑर्डर कॉस्ट हो गया, यानी कि ओ हो गया, ये जो कॉस्ट मटेरियल कॉस्टिंग है ये हमारी हो गई, क्या हो गई बोलिए, COM हो गई, दैट्स गुड। देन है हमारी ईच परचेस कॉस्ट, ये हमारी परचेस ऑर्डर कॉस्ट यानी कि ओ हो गया। इन्वेंट्री कॉस्ट ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे, 1.20 इंटू 6%, क्लियर, 1.20 इंटू 6%। चलिए, तो हमें यहाँ पर दो फाइंड करना है, EOQ, और अगर हम ये हम कर रहे हैं तो देखिए सिंपल मतलब क्या है मालूम, इज इट वर्थ अ 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर अ सिंगल ऑर्डर प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देखिए फर्स्ट आपको ये समझने से पहले व्हाट इज EOQ समझना होगा। अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि सपोज कोई सी कंपनी को अगर कुछ ईयरली कुछ प्रोडक्ट होना है, तो वो ईयरली के बेसिस के हिसाब से क्वार्टरली मंगा सकती है, ठीक है, वो मंथली मंगा सकती है, टोटली डिपेंड, ठीक है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब ये कंपनी मंगाएगी तो एक ये इकोनॉमिकली मंगाएगी, यानी कि सपोज ऐसा नहीं मंगाएगी कि अब सपोज कंपनी को बनाना है कुछ, सपोज समझिए आप कार, ठीक है, कार बनाना है, तो सपोज कार हमें कल बनाना है, तो आज मटेरियल नहीं आएगा ना, जो जो मटेरियल होगा वो पहले से रिजर्व होगा। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिकली जो ऑर्डर रहता है वो मिनिमम मेंटेन करते हैं, तो कितना हम
मेंटेन कर सकते हैं और कितना हमें बार बार ऑर्डर देना होगा, तो हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम कॉस्ट करते हैं ना, तो दो तीन तरीके का आपको कॉस्ट हमने अभी ऊपर देखा था। हमने देखा था परचेस कॉस्ट, हमने देखा था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट यदि कि परचेस कॉस्ट का ऑब्वियसली हमने देखा डायरेक्टली जो हम एनुअल से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये होता है कि क्या क्या आता है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, ठीक है, फ्राइट्स आते हैं, ऑक्ट्राई आते हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, कैरिंग कॉस्ट में आपका स्टोरेज कॉस्ट आता है, एग्जाम्पल स्टोरेज कॉस्ट आता है, आपका गोडाउन का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्टोरेज कॉस्ट आ जाए, गोडाउन कॉस्ट आपका ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और कभी आपको दूसरा दूसरा एक्सपेंसेस, एग्जांपल लाइक आपका इंश्योरेंस। ठीक है, आपका इस तरीके से। तो एक अब होता क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कैरिंग कॉस्ट रहती है, क्योंकि जितना आप सामान मंगा रहे हो तो उतना हम ट्रांसपोर्ट पे भी ऑब्वियसली लगेगा, फ्रेट पे भी सपोज इकोनॉमिकली लगेगा, और ऑक्टर पे इकोनॉमिकली लगेगा, जितना स्टोरेज कॉस्ट भी उतना ही आएगा, गोडाउन रेंट भी, यानी कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को टोटल कैरिंग कॉस्ट होगा। सपोज कोई सामान हम क्वार्टरली मंथली नहीं मंगा के वन टाइम मंगा ले रहे, क्या कर ले रहे, यानी कि पूरा का पूरा हम सामान एक साथ मंगा ले रहे, यानी कि जितना आपके 1000 यूनिट्स एक जितना साल भर का हम क्या करेंगे ऑब्वियसली मंगा लेंगे। तो देखिए, जब आप वन टाइम मंगा रहे हो ना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो कॉस्ट है वो डिक्रीज तो होगा, पर टोटल कैरिंग कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाता है। किस तरीके से, जब आप पूरा सामान स्टॉक कर लेते हो तो रखने के लिए प्लेस होना नहीं होना, बोलिए ऑब्वियसली हमें प्लेस होना। प्लेस के लिए जो हमारी जो स्टोरेज है वो पहले क्या था, वो क्वार्टरली बेसिस पे था, यानी कि छोटा प्लेस था, यानी कि हम जो ईयर में 4 बार मंगाते थे वही प्लेस हम छोटा छोटा करके रख लेते थे। अब जो 4 बार का सामान हम एक साथ मंगा ले तो ऑब्वियसली हमें बड़ी स्पेस होना, बड़ी स्पेस के लिए स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली स्टोरेज कॉस्ट का इनडायरेक्टली आपका कैरिंग कॉस्ट आपका बढ़ जाता। ठीक है, या रिस्क जो भी डैमेज है उसका रिस्क बढ़ जाएगा, और जो लाइक अगर सपोज पेरिशेबल आपका सामान है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाते, डैमेज हो जाता, और कुछ भी अलग अलग पिल्फरेजेस आपके हो जाते। ठीक है, पिल्फरेजेस भी होना एक हैवी रिस्क है। देखिए, अक्सर वो पिल्फरेज वाटर टैंक से आपको पिल्फरेज होता, और दूसरा आपको पेट्रोल के जो टैंक्स आते हैं उससे भी लाइक एवापोरेट हो जाता, तो वो भी आपका पिल्फरेज में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे EOQ। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कभी भी याद रखिए क्वेश्चन का पूरा डाटा हम एक साथ लिख लेंगे पहले, ये आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। अब A इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, ये आप डिमांड भी लिख सकते हो, डिमांड तो कितना है यहाँ पर 1500 इंटू में 12 मंथ कर देता हूं। तो याद रख लिए कभी भी एनुअल कंजम्पशन आपको यूनिट्स में लिखना होगा। ठीक है, तो 1500 इंटू 12 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 18,000 यूनिट्स। क्लियर। ऑर्डरिंग को एक ओ का मतलब होता, इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलिए, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 50, डायरेक्टली रुपीस में है। और वैसे ही कैरिंग कॉस्ट देखिए, सी इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो पर यूनिट कितना था 1.20 था, इन्वेंट्री कॉस्ट कितना था पर एनम का 6%, तो 1 पॉइंट यानी कि 1.2 इंटू 6 0.12 इंटू 6, हाँ 72, तो यानी 72 आ जाएगा। ठीक है, ये रुपीस में है। अब EOQ का फॉर्मूला क्या था, 2AO/C, ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंपल फॉर्मूला है EOQ का। यू का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप लिखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो यहाँ पर देखिए मैंने रूट नहीं डाला, वेट, ये हमारा 2AO/C। क्लियर।
अब यहाँ पर अप्लाई कीजिए फॉर्मूले को, अंडर रूट 2 इंटू 18,000 इंटू O is 50 डिवाइडेड बाई 0.072। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ई ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेटर कीजिए आप, 2 इंटू 18,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 0.72 इक्वल टू दबा के रूट दबाना है, ठीक है। तो हमारी हो गई 5,000 यूनिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको कुछ चीज ईओक्यू ही पूछ रहा है तो हम ईओक्यू ही करना है, ठीक है। फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मुलेस के हिसाब, आप देखिए एग्जाम में आपको इतना ही करना होगा। अगर आपको ईओक्यू पूछा तो हम सिर्फ ईओक्यू ही एग्जाम में बताएंगे। अगर हाँ आपको और ज्यादा बताना तो आप बता सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस, नो वन इज स्टॉपिंग यू, बट टाइम इज मनी ना। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे परचेस कॉस्ट, ठीक है। टोटल पहले मैं क्या करता हूँ, टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या था हमारा टोटल कॉस्ट का, जो हमने किया था टोटल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला था, बोलिए क्या था टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा था, परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस total carrying cost, and what is your purchase cost is equals to annual consumption into cost of material। तो यहाँ पर annual consumption कितना था हमारा, 18,000 यूनिट्स इंटू 1.20। देखिए 18,000 यानी कि 18,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल था 1.20, तो 18,000 इंटू 1.20 कितना होता जी, 18,000 इंटू 1.20, तो मेरी वैल्यू होगी 21,600 रुपीज। क्लियर, 21,600 रुपीज। आप एक साथ भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस, नो वन इज स्टॉपिंग यू कि हाँ सर क्या क्या हम एक साथ कर सकते हैं। हाँ शॉर्ट के लिए आप ऑब्वियसली कर सकते हो। अब जैसे सिया में भी आपको एक साथ ही होगा आई गेस। टोटल कॉस्ट, तो ये पहले मैं कर दूंगा परचेस कॉस्ट, तो ये हो जाएगा मेरा 18,000 ना, 18,000 इंटू 1.2, ये हो जाएगा मेरा परचेस। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला लिख दूं, ठीक है लिख देंगे फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला इज आल्सो इंपॉर्टेंट ना। फर्स्ट आई राइट द फॉर्मूला हियर, देन वी कैन गो अहेड। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू annual requirement into cost of material plus A by EOQ into O plus EOQ divided by 2 into C। We can do like this। तो total cost will be देखिए ये हो जाएगा मेरा 18,000 यूनिट्स इंटू ₹1.2 प्लस एनुअल कंजम्पशन विल बी और 18,000 यूनिट्स, ये यूनिट्स है ठीक है, जीरो नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो जाता 5,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50 प्लस EOQ is 5,000 divided by 2 into carrying of 0.072, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा देखिए, अब देखिए अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 21,600 प्लस ये हो जाएगा आई गेस 180 प्लस, कैलकुलेशन कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर देखिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टोटल कैरिंग कॉस्ट है नहीं है, ऑब्वियसली हम सही कर रहे हैं। तो 21,600 प्लस 180 प्लस 180 विल बी 21,960। ये इतना ही पड़ता यूनिट ईओक्यू में। ईओक्यू सिर्फ हमारे क्वेश्चन में ईओक्यू पूछा, पर मैं थोड़ा सा और एडवांस करके आपको बता दिया, ठीक है। इज इट वर्थ if 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर अ सिंगल ऑर्डर प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि आपकी जो 5,000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थी, यानी कि व्हाट ही इज सेइंग, देखिए व्हाट इज सेइंग कि देखिए अब EOQ यानी कि साल में, यानी कि जो आपके 5,000 है, 5,000 आप यूनिट्स मंगा रहे, ठीक है। अगर आप देखेंगे वो साल में नंबर ऑफ ऑर्डर कैसा होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का बोलिए, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला आपको हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ भी क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, A बाई EOQ, यानी कि 18,000 डिवाइड बाई 18,000 डिवाइड बाई EOQ इज 5,000, ये आ जाएगा आपका 3.6, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 4। यानी कि ईयरली आप 4 बार ऑर्डर कर रहे हो,
यानी कि EOQ का जो कॉस्ट है, नंबर ऑफ ऑर्डर आपका ईयरली, ठीक है, जो आपके 5000 थे, ईयरली आप 4 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट बराबर आ रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि 5% वो डिस्काउंट देगा आपको। कब देगा? अगर 18,000 के 18,000 आप सिंगल ऑर्डर दोगे। पहला पॉइंट, सिंगल ऑर्डर वो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का तो उतना ही पैसा लगेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे ट्रांसपोर्टेशन में। अब यानी कि जो आपकी EOQ थी, क्या थी वो, जो आपकी EOQ थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। जब आप सिंगल ऑर्डर वन टाइम प्लेसमेंट कर रहे हो तो आपका जो EOQ होना है वो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दी गई ना, वही हमारा EOQ हो जाएगा। यानी कि जो हमारी 18,000 थी ना, दिस विल चेंजेस टू योर EOQ इन योर सेकेंड पार्ट, क्योंकि वो 18,000 एक साथ मंगा रहा है ना, इसीलिए। तो चलिए, विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर द सेकेंड पार्ट। ये हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड पार्ट में डिस्काउंट दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट कितना दे रहा है वो, 5% दे रहा है। कॉस्ट कितना है हमारा, कॉस्ट बोलिए कितना है, कॉस्ट 1.20, ये रुपीस माइनस 5% वो दे रहा है। तो 1.20 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 1.2 माइनस विल बी 5%, विल बी योर 1.2 माइनस 5% ना, 1.14, ये आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी होगा और ये आपका कैरिंग कॉस्ट भी होगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट का आप क्या, इस पे आपको कैरिंग कॉस्ट भी निकालना होगा ना। तो व्हाट विल बी योर कैरिंग कॉस्ट आपका, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला था 1.20 के हिसाब से। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1.20 के हिसाब से हम कैरिंग कॉस्ट निकाले ऑब्वियसली, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा क्या चेंज हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा पर यूनिट पर एनम के बेसिस के हिसाब से। 1.14 इंटू 6%, एक कीजिए, 1.4 इंटू 6%, 6% ही था ना हमारा, देखिए 6%, हाँ ऑब्वियसली 6% था। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी अराउंड 0.0684, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, सिंपल पूरा का पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पर EOQ विल बी योर, मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, योर एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन विल बी 18,000, क्योंकि वो एक साथ ऑर्डर कर दे रहा है। क्लियर? तो फॉर्मूला कितना हो गया, सिंपल, ये कितना आ गया, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा वही, परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, हाँ कि ना। तो मैं फिर से फॉर्मूला रिपीट, ठीक है, कर दूंगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू परचेज इनटू कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे 1.14 होगी, ठीक है, प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट हमारी होगी, टोटल कैरिंग कॉस्ट हमारी होगी A बाई EOQ इंटू O, प्लस ये कितना हो जाएगा, EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू C। तो वैल्यू पुटअप कीजिए। तो परचेज कॉस्ट है हमारी 18,000 एक साथ मंगा ले रहे हैं हम, इंटू 1.14, 1.4 कैसा है हमारा, 1.2 माइनस 5% आया, तो 1.14 प्लस EOQ, यहाँ पर A इज इक्वल्स टू EOQ, क्योंकि यहाँ पर पूरा हम एक साथ सिंगल ऑर्डर में कर दे रहे, तो EOQ भी आपका सेम हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली क्वेश्चन से 50 प्लस 18,000 डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, देखिए हमने 0.0684 हमने किया, तो लिख दीजिए। तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 21,186.185 ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ देखिए पहला कितना था, पहला कितना था कॉस्ट, 21,000 था, 21,960 था, यहाँ पर कितना 21,186। तो इज इट वर्थेबल, हाँ इज इट वर्थ, अब क्वेश्चन ने पूछा इज इट वर्थेबल, हाँ इज इट वर्थ, क्योंकि हमारा कॉस्ट, जो हमारा टोटल कॉस्ट है, पहला टोटल कॉस्ट कितना था, 21,960 था, अब कितना है 21,186 था। तो अगर हम सिंगल ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें फायदा
हुआ है। क्लियर? क्लियर? आई थिंक आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ कि ना? बोलिए यार। दैट्स ग्रेट। ऐसा आप में जज्बा होना चाहिए। अपना जज्बा जो है पैदा करो। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या है, ये भी सेम आपको ईओ की, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा डिमांड पर आना, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट दिया, होल्डिंग कॉस्ट दिया। होल्डिंग कॉस्ट का मैं एससी पढ़ूंगा और शॉर्टेज कॉस्ट का मैं शॉर्टेज कॉस्ट एससी लिख लूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया और लेट टाइम दिया। क्लियर? हाँ कि ना? हाँ। अब यहाँ पर देखिए कैरिंग कॉस्ट हमें नहीं दिया, कैरिंग कॉस्ट हमें नहीं दिया। क्लियर? कैरिंग कॉस्ट को मैं क्या कर दूंगा, होल्डिंग कॉस्ट मान लूंगा। यानी कि कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, कैरिंग कॉस्ट को हम होल्डिंग कॉस्ट मान लेंगे। पहला पॉइंट क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? दैट्स ग्रेट, ऑसम, जबरदस्त। चलिए, तो हम देखेंगे, मैं एक एक फॉर्मूला प्रॉब्लम के साथ क्वेश्चन के साथ मैं आपको फॉर्मूला भी लिखा दूंगा साथों साथ, आप लिखते जाइए क्योंकि वी हैव अ वेरी लेस टाइम। ओके, तो पहला आ जाएगा ई ओ क्यू। फुल फॉर्म तो मालूम है ना? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? फॉर्मूला है 2AO/C, ये रूट में आ जाएगा। 2 into what is your annual demand? Annual demand is 2000 units into O is your ordering cost. Ordering cost is 50 divided by what is your C? I said कि C carrying cost नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट को हम carrying cost ले लेंगे। तो इट्स 2.4। तो कितना आ जाएगा, बोलिए स्टूडेंट्स? 2 into 2000 into ये आपकी 288.68, ये आपकी इकोनॉमिक हो गई। देखेंगे ईओक्यू नॉर्मल था। अब देखिए अगर ईओक्यू अगर मैं शॉर्टेज हो गया, यानी कि जो सामान था, यानी कुछ आना था उसमें से कुछ शॉर्टेज हो गया, यानी कि कुछ लॉस, यानी कुछ सपोज कि कुछ रीजन की वजह से वो माल हमारा शॉर्ट हुआ, यानी कि जो जितना आना था उतना नहीं आया, रीजन से नहीं आया, तो हम क्या करें, कितना शॉर्टेज है वो लिख देंगे सीधा सीधा। यानी कि ईओक्यू व्हेन आपका शॉर्टेज अलाउड हो गया, तो सिंपल का सिंपल उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये मैं लिख दूंगा ई ओ क्यू शॉर्टेज एस एच, एस एच इज योर शॉर्टेज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल 2AO/C इंटू होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाय योर शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, ये 2 इंटू 2000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2.4 into your holding cost is I guess 2.4 1.6 है, carrying cost है, तो 2.4 plus 1.6 divided by 1.6। May I know the answer? 2000 into 50, that's great, divided by 2.4 रूट, ये आया था हमारा 86। अब हम क्या करेंगे, 2.4 plus 1.6 divided by 1.6 रूट इंटू, कितना आया था, लेस आंसर बोलिए इसका कितना था, 2.4 प्लस 1.6 डिवाइड बाई 1.6, तो 2 इंटू 2000 इंटू 50 डिवाइड बाई 2.4 इंटू रूट। जैसे एक बार अच्छे से कैलकुलेट कीजिए इसका आंसर कितना आएगा। आई गेस आंसर तो आना चाहिए, just give me a while। हाँ, तो इसका आंसर ये इसका 150 है, राइट? क्वेश्चन में 150 कैरिंग कॉस्ट आपका 150 है ना?
हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 150 है, ठीक है, इट्स नॉट 50। हाँ बराबर, मतलब 150 से क्या था, 150। तो इसका आपको आंसर आ जाएगा, कितना आपको आंसर आएगा, अगर 50 से लोगे तो आंसर बता जाएगा, 150 से आपको आ जाएगा 791, ठीक है। ये आपका देन थर्ड है। मैं क्वेश्चन बतलाऊँ यहाँ पर, देखिए 50 की जगह मैं 150 किया हूँ, ठीक है, 50 की जगह मैं 150 किया हूँ, क्लियर, हाँ कि ना, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था। देन थर्ड है ऑप्टिमम लेवल, ये मैं अभी अब करेंगे हम ऑप्टिमम, ऑप्टिमम लेवल ऑफ शॉर्टेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सेम हो जा रहा ना। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया पता है, ओ एल एस यानी कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ शॉर्टेज इज इक्वल्स टू ई ओ क्यू एस एच में, ठीक है, यानी कि जो हमारा एस एच था वो वाला, इनटू ई ओ क्यू एस एच इनटू होल्डिंग कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला इसका, ऑप्टिमम लेवल ऑफ शॉर्टेज ईओ क्यू ऐसे चाहिए था 791 इंटू होल्डिंग कॉस्ट कितना था 2.4 बाई 2.4 प्लस 1.6, तो वैल्यू कितनी हो गई है, चेक कीजिए, 2.4 प्लस 1.6 एम प्लस 2.4 डिवाइड रिकॉल इक्वल्स टू इंटू 791। योर वैल्यू इज द वैल्यू फॉर सच नंबर इज, हाँ ये आ जाएगी आपकी सिंपल 475, यप, यानी कि करिए प्लस 475 आ गई हमारी 475, क्लियर, ये हमारा हो गया थर्ड। अब क्वेश्चन में देखिए फोर्थ, फोर्थ में बोल रहा है मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं है, नो डिफिकल्टी, सिंपल सिंपल फॉर्मूला लिख दीजिए, 2AO बाई सी इंटू शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाय शॉर्टेज कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए फॉर्मूले में, ये रूट 2 इंटू 2000 यूनिट्स इंटू 150 is your ordering cost, C is your holding cost ना 2.4 इंटू शॉर्टेज कॉस्ट इज 1.6 डिवाइड बाय 1.6 प्लस 2.4, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आता है आंसर आपको, देखिए पहले हम इतना ऐसा कर लेंगे, 2 इंटू 2000 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2.4 एम प्लस 1.6 प्लस 2.4 डिवाइड बाई 1.6 is equals to into मेमोरी रिकॉल is equals to रूट, कितना है आपकी वैल्यू इसमें, कितनी है ये हमारी 316 आ रही है, देखिए 316, ठीक है, 316 हमारी वैल्यू आ गई। देन फिफ्थ नंबर है, देखिए हम मैक्सिमम कर लिए, हम ईओक्यू कर लिए, ईओक्यू का शॉर्टेज भी कर लिए, देन ऑप्टिमम भी कर लिया, मैक्सिमम भी कर लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमने कर लिया। देन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिफ्थ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिफ्थ का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका सिंपल फॉर्मूला ये बनेगा कि रूट ओवर 2AO इंटू होल्डिंग कॉस्ट इंटू शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए इस तरीके से, उसको पॉज कीजिए, आप फॉर्मूले लिखिए, उसको पॉज कीजिए, आप उसका फॉर्मूला लिखिए, क्लियर, ये था हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, अप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2000 इंटू कितना हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट 2.4 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 2.4 प्लस 1.6, तो वैल्यू फाइंड कीजिए, सिंपल, पहले हम क्या करेंगे 2.4 प्लस 1.6 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे,
डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड इज इक्वल्स टू 0.4 आया था, जो भी वैल्यू आई थी, इंटू 2.4 इंटू 2000 इंटू 2 इक्वल टू करके हम रूट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू कुछ ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने नहीं डाला, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छे तरीके से हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं डाला था, तो 150 इंटू थोड़ा सा छोड़ा कर देंगे इसको, ठीक है, रुको, 2 इंटू 150 राइट, इंटू 2.4 इंटू आप कीजिए आंसर, तो आपको अराउंड आएगा इसकी वैल्यू आएगी 759, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, बोलिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला था EOQ, EOQ का फॉर्मूला क्या था, 2AO/C, 2AO/C, ए की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी गई, ओ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई, सी क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हमने क्या किया था, उसको होल्डिंग कॉस्ट अज्यूम कर लिया था। क्लियर, क्लियर, ठीक है। उसके बाद EOQ व्हेन शॉर्टेज अलाउडेड बोल के दिया था क्वेश्चन में, तो हम क्या करें, EOQ व्हेन शॉर्टेज अलाउड दिया था, तो जो शॉर्टेज अलाउड को हम एसएच ऑब्वियसली लिख दे रहे, शॉर्टेज अलाउड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इस तरीके से करेंगे, 2A अंडर रूट 2AO/C इंटू होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाय शॉर्टेज कॉस्ट, अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा। देन अगेन ऑप्टिमम लेवल में क्या फॉर्मूला था, OLS का EOQ/SH, जो भी ऊपर आपको SH का जो आंसर आया था, इनटू होल्डिंग कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री में आपको सेम 2AO/C वही करना है, इनटू जो हमारा ऊपर था शॉर्टेज कॉस्ट का, हम उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। वैसे देन अगेन उसके बाद हम करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारे फॉर्मूलाज थे। क्लियर, क्लियर। अब लास्ट उसमें बचा वन ऑफ द इजिएस्ट एंड वन ऑफ द, लाइक मैं सिंपल क्या बोलूं इसके बारे में, ठीक है, कुछ अल्फाज नहीं है मुझे इसके बारे में बोलने के लिए, उतना आसान प्रॉब्लम है, अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा ना, सीरियसली आपके 15 के 15 मार्क्स आपके पूरे फिक्स है वैल्यूज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में हमको कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। क्या है बोलिए, प्रॉब्लम्स ऑन एबीसी एनालिसिस, ठीक है, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो अच्छे से सुनिए, तो प्रॉब्लम ऑन एबीसी एनालिसिस, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 आइटम्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पूरे 10 आइटम्स दे दिया गया गिवन बिलो। अब उसको एबीसी क्लासेस में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो आपके एक्टिव, इसको बोलते हैं नॉर्मली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बोलते हैं, जहाँ पर हमें किस तरीके से देखना है, तो चलिए देखेंगे। तो हम फर्स्ट कर देंगे उसको, पहले आइटम नंबर लाइन वाइज लिख देंगे क्या क्या थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दिस इज योर आइटम नंबर। क्लियर, आइटम नंबर के साथ जो क्वेश्चन प्राइस की और यूसेज वैल्यू थी हम वही एज इट इज लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो क्या क्या थे बोलिए, 120 था, नेक्स्ट बोलिए 1080 था, ठीक है, नेक्स्ट बोलिए वैल्यू आप, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए वैल्यू। हाँ, थर्ड वैल्यू है 60, फोर्थ वैल्यू है 0.12, 2.4, 300, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ क्या, देखिए 120 1080 0.60 है वो, हाँ 0.60 के बाद 120 है, थोड़ा सा हमने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। यानी कि देखिए ये हो गया 0.60, आपको भी जहन से देखनी चाहिए वो, ठीक है, 60, देन उसके बाद 0.12, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 2.4, 2.1, 2.1, 2.1, देन 3, देन इज 1200, ठीक है। एनुअल यूसेज भी इस तरीके से लिख दीजिए आप, 200, 100, 2000, 2000, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए यार, 400, ओके, 6000, 1200,
120, 2000, 1000 and 80. Just multiply this and this. 120 into 200 will be your 24,000. 1080 into 100 यानी कि 10800 हो जाएगा सिंपल. 6 into 2000 will be your 1200 क्योंकि 6 to the 12 दो जीरो चले जाएंगे, यहाँ के दो जीरो बराबर 1200. देन 60 into 6 4 the 24, 30 लगा दीजिए. 12 यानी कि 6 into 12 will be your 72. वहाँ पर तो ये दो जीरो चले जाएंगे. क्लियर. देन उसके बाद कितना आ जाएगा 2.4. 24 into 12, 24 into 12 आपका होता है 288. 288 ये 0. 300 into 12, 3 into 12 will 36, 36 and 30. ठीक है. तो हम उसको वैसे कीजिए आप 4200, 3000 आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. ये आपका हो जाता है 96,000. ठीक है. इतना तो सिंपल हो गया. देन इसके बाद ये वैल्यू जो भी है हमें जो कंजम्पशन है वो हमको डिसेंडिंग में अरेंज करना है. किस में अरेंज करना है आपको? डिसेंडिंग में अरेंज करना है. तो चलिए देखिए फर्स्ट क्या था हमारा, ये था. ठीक है. फर्स्ट क्या था हमारा 1,08,000 था. ठीक है. दूसरा है आपका 96,000. हाँ दूसरा है आपका 96,000 यहाँ पर है. फर्स्ट है. सेकंड है. सेकंड के बाद देखिए 36,000 है. 36,000 के बाद 24,000 है. 24,000 दो है आपको, राइट. 24,000 दो है तो आप दो लिख सकते हैं. 24,000, 24,000 दो है. 24,000 के बाद देखिए हाँ आपका 4,200 है. देन 2800 है, 1200 और 720. 3,000 भी है. ठीक है. 4,200, 3,000, 2800 आ जाता. तो हम लाइन वाइज लिख देंगे एक्टिविटी के साथ. तो 2, 10. ठीक है. 2, 10, 714, 714. देखिए यह था हमारा 2. मैं कर देता हूँ एक बार, रुकिए. ठीक है. देखिए ये था हमारा 2 के साथ. देन 10. ठीक है. देन 7. कहाँ है 7? यहाँ है. 36,000. देन 24,000. देन 24,000. ठीक है. तो 4 के बाद दो थे. क्या था? एक 4 के बाद 1 एक था, राइट. तो हम लिख देंगे 1. सॉरी, हम लिख देंगे सिंपल 1. 1. 1 के बाद 24,000 के बाद क्या था हमारा? सीधा 1 के बाद 8 लिख दीजिए आप. दो आ गया ना 1. हाँ 8. देन 8 के बाद 9, 6, 3, 5. साथ उसके साथ डिसेंडिंग वैल्यूज भी लिख दीजिए आप. डिसेंडिंग वैल्यूज के लिख दीजिए आप जल्दी जल्दी करके. ठीक है. तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से है उसके. तो 1,08,000, देन 96,000. ठीक है. 96,000 के बाद 36,000. ठीक है. उसके बाद है 24,000 दो है. 24,000 और फोर्थ पे भी 24,000. ठीक है. और 4,200 एक है. 3,000 है. यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पर से हम कर रहे हैं. ठीक है. ये जो भी वैल्यूज थे हम यहाँ पर ला रहे हैं. तो 3,000 हो गया. 3,000 के बाद 2,800 है. 880 था. देन आपका 1,200 है. देन लास्ट में 720 है. अब उसको क्यूमुलेटिव करेंगे तो पहला सेम आ जाएगा. ठीक है. दूसरा 10,800, 1,08,000 प्लस 96,000. तो कितना हो जाएगा? 2,04,000. नेक्स्ट उस तरीके से आप पूरा ऐड करेंगे तो 2,40,000. नेक्स्ट ये आ जाएगा 2,64,000. ठीक है. नेक्स्ट है 2,88,000. ठीक है. नेक्स्ट है आपका 2,92,200. ठीक है. तो जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए आप. 95,500 और ये 2,09,80,80. देन आपकी वैल्यू है 2,99,.
280, देन आपकी है आखिरी में वैल्यू है 3 लाख। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली 3 लाख आ जाएगा आपको। जब ये पूरा ऐड करेंगे तो इनडायरेक्टली आप यही कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 3% यानी कि 1 लाख एक ये फिक्स है, ठीक है। देयर इज नो चेंजेस हियर। कैटेगरी ए बी सी यानी कि जो क्लासेस हमने फाइंड किया था ना, ए बी सी, ए का डायरेक्टली 70% है। अब चेक करेंगे कि 3 लाख का, यानी कि फर्स्ट आप ए फाइंड कर रहे हैं तो टोटल कितना था हमारा, 3 लाख था। यानी कि जो यहाँ पर हमारा 3 लाख आया था, राइट, 3 लाख था। 3 लाख इंटू कितना परसेंट करना पड़ेगा आपको, बोलिए। 3 लाख इंटू 70%, 3 लाख इंटू 70% करिए, कितना होता है, 2,40,000 आई गेस, इंटू 70%। हाँ, नहीं, 3 लाख इंटू 70%, 2,10,000, ठीक है। 2,20,000 आया। अब आप क्यूमुलेटिव में चेक कीजिए, क्यूमुलेटिव में 2,10,000 से इक्वल टू या लेस वैल्यू, लेस देन कितने हैं, देखिए यहाँ पर। तो 101 लेस देन है, 204 लेस देन है, 240 ग्रेटर देन है। तो ऑब्वियसली ए के अंडर कितना आएगा, मैं एक्टिविटी लिख देता हूँ यहाँ पर, ए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। I'll just create the box, a small box I'll create here. ठीक है, एक्टिविटी एबीसी पूरे लिख देंगे अपन इसमें। एक्टिविटी ए आ जाएगी, एक्टिविटी बी आ जाएगी, हम लिख देंगे। चलिए, तो एक्टिविटी ए में हमारे 2 आए थे, क्या आता है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि नंबर 2 और नंबर 7 आया था। तो हम नंबर 2 और नंबर 7 लिख देंगे। एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी। अब सी में चेक कीजिए, 70 प्लस 20% कितना हो जाता है, ये हमारा 90% हो जाता। तो 3 लाख में से हम चेक करेंगे 90%। तो 3 लाख का 90% कितना होता था जी, 3 लाख इंटू 90%, ये हो जाता है आपका 2,70,000। अब जो हमने ए में एलोकेट कर दिया था, जहां पर खत्म हुआ था, ऑब्वियसली कहाँ हुआ था, यानी कि ये जो आपकी मेजर्स थे, ये आपका जो मेजर था, यहाँ तक के हमारे ए, यहाँ तक के हमारे ए एलोकेट हो गए, राइट, इतने हमारे ए एलोकेट हो गए थे। अब इसके बाद हम बी के चेक करेंगे, तो क्या था, 240 एक है, आंसर क्या था हमारा, 270 के नीचे रहना, तो एक 240 एक है और एक 264 एक है। अब 288 बड़ा है तो ऑब्वियसली नहीं आता, तो हम क्या कर देंगे, 264 तक हमारी बी की कैटेगरी थी, राइट, यानी कि 210 हो गया, ये था 210। ठीक है, तो 2 एक था, एक 10 था, दूसरा आ जाता 7, और 7 के बाद है 1। अब जितने भी रिमेनिंग आपकी जो भी आपका कॉस्ट है, यानी कि जो भी आपका क्यूमुलेटिव में आपका जितना भी रिमेनिंग बचा था, वह पूरा का पूरा वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे थे रिमेनिंग, यानी कि जो भी आपकी रिमेनिंग वैल्यू थी, ठीक है, रिमेनिंग जितना भी आपका कॉस्ट क्यूमुलेटिव में था, हम पूरा का पूरा डाल देंगे। यानी कि 2 की एक्टिविटी छोड़ दीजिए, 10 की एक्टिविटी छोड़ दीजिए, 7 की और 1 की, तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ से देखिए, तो 4,89,635, तो लिख दीजिए आप 4,89,635, बस और कुछ नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ योर रिविजन क्लास। क्लियर? एनी डाउट्स फॉर टुडेज सेशन? अगर कुछ होगा तो प्लीज कमेंट करिए नीचे आप, तो जितना जल्दी हो सका विल रिप्लाई ऑन दैट। इफ नॉट, आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर आप रिप्लाई कर सकते, आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। या फिर आप मेरे मेल पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा
व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, इंस्टा भी है हमारा, जीमेल भी है। तो कन्वीनियंस के हिसाब से आप मैसेज कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल विल रिप्लाई यू सून। तो कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क अस क्लियरली, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम या मेल कीजिए, विल रिप्लाई यू सून। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑपरेशनल मैनेजमेंट का, ठीक है। आई होप आपकी एग्जाम बहुत अच्छे जाए। विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से अच्छा जाए। क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक and do well, prepare well, and write the exam well. Don't leave anything in the paper. Clear? Don't leave anything in the paper. जो आप मेरे जो क्वेश्चंस थे, आप पहले तो एक एक अगर आप 2-4 आवर्स, यानी अगर आप तो डेफिनेटली रात हो गई, आप तो आप नहीं कर सकते, राइट। यानी कि आज, यानी कि जो भी आपका एग्जाम होगा, यानी सिर्फ 4 आवर्स आप एलोकेट कीजिए। 4 आवर्स भी नहीं, मैं बोलूँगा 2.5 आवर्स आप एलोकेट कीजिए। आप अच्छे तरीके से मशीन 2 के प्रॉब्लम, मशीन 3 के प्रॉब्लम अच्छे तरीके से यूनिट 2 के जो सॉल्व कीजिए। उसके बाद ऑब्वियसली ईओक्यू की 2 प्रॉब्लम्स है, उसको अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व कीजिए। जो मैंने लिखा था वो फॉर्मुलेस को अच्छे तरीके से नोट कीजिए, द इजीएस्ट फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर विद दैट। एंड फिर बाद में एबीसी एनालिसिस का अगर आप फिर भी, चलो बाई चांस अगर नहीं सर ये क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मूले से नहीं करना चाह रहे, बाई चांस अगर उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप एबीसी मत छोड़िए। टू बी ऑनेस्ट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, एबीसी एग्जाम में कहीं बार आया है, सो डोंट लीव एबीसी। आप अच्छे से करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स हो या नॉन मैथमेटिक्स हो, उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। आई एम क्लियर, आई एम जस्ट reminding you to each and everyone, don't forget to practice the annual ABC analysis problem with the EOQ। and दूसरा है जॉब सीक्वेंस की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आप पक्का कीजिए। डोंट लीव एनीथिंग इन द पेपर, क्योंकि जब प्रैक्टिकल अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली विल गेन मोर ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसका थियरी भी है, ऑब्वियसली थियरी उस हिसाब से जो मैंने ऊपर लिखा था, यानी कि ऊपर जो मैंने पीडीएफ में दिया था, वो पीडीएफ ही आप देखिए। ये आंसर्स लाइक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, आई एम लाइक आप, ये आंसर्स इज द बेस्ट लेआउट, बेस्ट चॉइसिंग है। जितना हो सका, जितना मैंने बेस्ट दे सका ये आंसर्स में दिया आपको। एंड होप फॉर द बेस्ट ही, इसमें से डेफिनेट 95% इसमें से एक्यूरेसी है ही है। तो मेक श्योर ये आंसर्स अच्छे तरीके से आप याद कीजिए। देन द रीज़न यूनिट 1 में 6 आंसर इसलिए इंक्लूड किया मैंने यहाँ पर, उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि देखिए मैंने फिर से अभी रिपीट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। जहां पर 3 to 4 यानी कि 3, 4, 5, 6 मैक्सिममली इसमें से आपको 2 एलएक्यू जो आएंगे कवर हो जाएंगे। इफ इन द केस अगर इसमें से नहीं आया तो शायद 1 and 2 में से एक आ सकता है। 3, 4, 5 में डेफिनेटली एक है। और 1, 2 अगर सपोज 3, 4, 5 में 2 कवर नहीं हो रहे तो एग्जाम में 1 and 2 में दिएगा, क्योंकि यूनिट 1 में चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। तो वैसे यूनिट 3, 4, 5 में उतने ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप फिर भी अगर यूनिट 1 छोड़ना चाह रहे हो तो आई विल सजेस्ट डोंट लीव यूनिट 1, क्योंकि यूनिट 1 इज द इजीएस्ट टू रिमेंबर ऑल दो स्टफ्स। क्योंकि पहले से यानी कि डिग्री से आप वो आंसर्स याद कर रहे हो, सर आप एक बार रिवीजन करोगे, आपके एमबीए में भी पिछले से आंसर क्वेश्चन चाहिए, ग्रोथ एंड ऑल, मैच्योरिटी, ग्रोथ एंड ऑल, सैचुरेशन पूरे आपको पहले भी था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पहले भी था, प्रोसेस लाइफ साइकिल आपको पहले भी था। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट हो ईच एंड एवरीवन, डोंट लीव दोज आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच, शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।